आज हम साझेदारी फर्म या पार्टनरशिप फर्म के बारे में बात करते हैं। तो हम देखते हैं कि जहाँ एकाकी व्यापार के दोषों को दूर करने के लिए पार्टनरशिप का जन्म हुआ, तो ठीक ये देखा कि एकाकी व्यापार में एक व्यक्ति ही उसका जो प्रबंध संचालन नियंत्रण करता है, तो कहीं अगर कभी उसे छुट्टी करनी पड़ जाए तो व्यापार को भी बंद करके जाना पड़ता है। उस कमी और जो पूंजी की मात्रा कम, उनको दूर करने के लिए साझेदारी फर्म का जन्म हुआ। साझेदारी का एक ऐसा संगठन है या संघ है जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी वैध उद्यम व्यवसाय को चलाने, लाभ कमाने, उसे आपस में वितरित करने के उद्देश्य से अनुबंध के अंतर्गत स्वेच्छा से अपने धन को सामूहिक विनियोग करते हैं। अगर बात करें लघु स्तरीय उद्योगों को, वह प्रारूप जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति सह स्वामियों के रूप में लाभ के लिए उद्योग स्थापित करते हैं और उनके संचालन करते हैं, इसी को साझेदारी के नाम से जाना जाता है। साझेदारी की LH हेने के अनुसार परिभाषा है कि साझेदारी को उन व्यक्तियों के मध्य विद्यमान संबंधों के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो निजी लाभ के लिए उद्योग को स्थापित करने एवं संचालित करने के लिए सहमत होते हैं। किम्बाल एवं किम्बाल के अनुसार एक साझेदारी एवं फर्म, जैसा कि उसे प्राय कहा जाता है, कि व्यक्तियों का एक समूह है जिन्होंने उद्यम को चलाने के लिए उसकी पूंजी और सेवाओं में भाग लिया हो। यही बात करें साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 4 के अनुसार, साझेदारी उन व्यक्तियों के पारस्परिक संबंध को कहते हैं जो एक ऐसे उद्यम के लाभों को आपस में बांटने के लिए सहमत हुए हैं जिसे वे सब या उन सब की ओर से कार्य करते हुए उनमें से कोई एक व्यक्ति चलाता हो या कई व्यक्ति मिलकर चलाते हो। तो इस प्रकार साझेदारी व्यक्तियों का एक स्वैच्छिक संघ है जो लाभ को कमाकर और आपस में बराबर या उस पूंजी के अनुपात में बांटने का लिए सहमत होते हैं, या लिखित या मौखिक समझौते के आधार पर भी। इसकी विशेषताओं की बात करें तो सदस्यों की संख्या, जैसा कि हमने देखा कि साझेदारी अधिनियम 1932 में जो न्यूनतम सदस्यों की संख्या 2 है होना आवश्यक है, अधिकतम संख्या का उल्लेख अधिनियम में नहीं है। लेकिन ये भारतीय कंपनी अधिनियम की धारा 1956 की धारा 11 के अनुसार एक सामान्य साझेदारी में व्यवसायों की जो संख्या है वो 20, बैंकिंग व्यवसाय है तो साझेदारी की संख्या में 10 से अधिक नहीं हो सकती। ठहराव एग्रीमेंट की बात करें तो साझेदारी व्यवसाय को चलाने के हेतु सदस्यों के मध्य ठहराव किया जाना आवश्यक है जो लिखित या मौखिक हो सकता है। ठहराव द्वारा उत्पन्न संबंध एक प्रकार का अनुबंधात्मक संबंध है। लाभ का विभाजन, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट की बात करते हैं। साझेदारी का उद्देश्य लाभार्जन, जिसे सभी साझेदार आपस में निर्धारित अनुपात में बांट लेते हैं। यदि वह अनुपात निश्चित नहीं है तो ये सब समान अनुपात में या बराबर बांटेंगे। असीमित दायित्व की अगर बात करें, अनलिमिटेड लायबिलिटीज़ की बात करते हैं कि प्रत्येक साझेदार की व्यवसाय में लगी संपत्तियों, निजी संपत्तियों दोनों ही साझेदारी देनदारियों को चुकाने में प्रयोग किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त साझेदार व्यक्तिगत रूप से एवं संयुक्त रूप से दोनों तरह से उत्तरदायी होते हैं। संबंध में प्रबंध में भागीदारी की बात करते हैं तो प्रत्येक साझेदार को व्यवसाय प्रबंध में सक्रिय रूप से भाग लेने का अधिकार प्राप्त है, किंतु अधिनियम द्वारा यह सुविधा भी प्रदान की गई कि साझेदारी व्यवसाय का संचालन सभी की ओर से एक द्वारा भी किया जा सकता है। सब चाहें तो ठीक, नहीं तो कोई व्यक्ति चुन ले, एक या दो व्यक्ति। पारस्परिक सदविश्वास की बात करें तो प्रत्येक साझेदार व्यक्ति के हित की तुलना में फर्म को हित को महत्व देकर पूर्ण निष्ठा और ईमानदारी से कार्य करते हैं। जिससे सद्भावना, सदविश्वास और उसका अंत में अविश्वास में होता है। प्रधान और एजेंट संबंध की बात करें, यह भी विशेषता है कि प्रत्येक साझेदारी फर्म का एक स्वामी और एजेंट दोनों होता है। व्यक्तियों द्वारा निर्माण की बात करें, साझेदारी स्थापित करने एवं साझेदारी बनाने का अधिकार केवल व्यक्तियों को प्राप्त है, न कि संस्थाओं, फर्म और कंपनियों को। हित स्थानांतरण की बात करें कि चूंकि साझेदारी सद्विश्वास पर आश्रित है, उन्हीं व्यक्तियों को साझेदारी में सम्मिलित किया जाता है जिनके परस्पर पूर्ण विश्वास होता है। इसी कारण साझेदारी में सदस्यों द्वारा अपने हित का स्वतंत्र और ऐच्छिक स्थानांतरण पर प्रतिबंध है। एक साझेदार अपने हितों का हस्तांतरण अन्य सभी साझेदारों के सर्वसम्मति से उसी व्यक्ति को कर सकता है जिसमें उन सब का विश्वास हो।
कारोबार में भागीदारी की बात करें कि प्रत्येक साझेदार का कारोबार में भाग लेना आवश्यक है। यह कारोबार में भाग लेने का अभिप्राय व्यावसायिक क्रियाओं को करने से है, जैसे वस्तुओं सेवाओं का उत्पादन करना, विक्रय करना, या व्यावसायिक क्रियाओं के अभाव में साझेदारी में स्थित मात्र सहस्वामित्व स्वामियों के समान होगी, उसका व्यवसाय साझेदारी नहीं कहलाएगी। साझेदारी की जो निर्माण की बात करें कि साझेदारी का निर्माण ठहराव समझौते से होता है। ये एक परम आवश्यक है कि साझेदारों के बीच समझौता हो, क्योंकि साझेदारी में संबंध अनुबंध से उत्पन्न न की स्थिति से समझौता लिखित हो सकता है अथवा मौखिक, किंतु लिखित समझौता होना सदैव श्रेष्ठ रहता है। लिखित समझौते को साझेदारी संलेख पार्टनरशिप डीड के नाम से भी जानते हैं। व्यवहार में साझेदारी समझौता लिखित में होना उचित रहता है सुचारू रूप से। तो इसमें जो एक आदर्श साझेदारी समझौते हैं, इसमें जो पार्टनरशिप डीड है उसकी बात करते हैं, तो उसमें फर्म का नाम, साझेदारों का नाम, पते, निवास स्थान, साझेदारी की अवधि, साझेदारों द्वारा फर्म का जो ऋण, उस पर ब्याज की दर, भुगतान की तिथि, आहरण कब, कितने, कैसे किया जाएगा, उस पर ब्याज, लाभ हानि का विभाजन अनुपात, साझेदारी निवृत्ति एवं मृत्यु पर हिसाब का निपटारा, फर्म के समापन पर अवस्थाएं, हिसाब का निपटारा, संपत्ति का विभाजन, पंच फैसला कब और किन अवस्थाओं में आवश्यक मान्य होगा, व्यवसाय का कार्य का बंटवारा, साझेदारी के अधिकार एवं कर्तव्य, साझेदारी व्यवसाय का उद्देश्य, साझेदारों को फर्म में लेकर कार्य का विस्तार, एक साझेदार की अनुपस्थिति अथवा अयोग्य होना या साझेदारी हित में विक्रय, साझेदारी समझौतों में परिवर्तन अथवा संशोधन। ये जो पार्टनरशिप डीड है यानी उसका निर्माण है, उसमें बात करते हैं। अब इसके बात करें साझेदारी के लाभ, इसकी जो स्थापना करना है वो आसान है, इजी फॉर्मेशन की बात करते हैं कि साझेदारी स्थापना सुगम है, की जा सकती है। इसमें न तो ज़्यादा कोई व्यय करना पड़ता है, नहीं कोई वैधानिक कठिनाइयों को उत्पन्न होती है। अधिक प्रेरणा, साझेदारों को यह विश्वास होता है कि संपूर्ण लाभ भाजक और हानि में सहन करता होंगे, इन्हीं अधिक कार्य करने के लिए प्रेरणा प्रदान करता है। आयकर की दर कम, लेस रेट ऑफ इनकम टैक्स की बात करें, कंपनी की जो तुलना में आयकर कम देना पड़ता है। आयकर विभाग पंजीयन हो जाने पर कर भार में भी कमी आती है। प्रबंध कुशलता विशिष्टीकरण की बात करें कि साझेदारी के प्रबंध में अपेक्षा अधिक कुशल एवं मितव्ययी रहती है, क्योंकि साझेदारी में समस्त साझेदार संचालन में भाग लेते हैं। अतः विभाजन साझेदारों के मध्य उनकी व्यक्तिगत योग्यता के आधार पर किया जाता है कि जो जिस कार्य में रुचि रखता है उसको वही कार्य सौंप दिया जाता है। पूर्ण लोकतांत्रिक संगठन, जनता के द्वारा जनता के लिए जनता का शासन की बात करते हैं कि लोकतंत्र के संगठन की बात है। इसमें सर्वसम्मति से जो निर्णय लिए जाते हैं वो मान्य है। व्यवसाय में अधिक हित, मोर इंटरेस्ट टू बिजनेस, क्योंकि साझेदार न केवल व्यवसाय का प्रबंध ही करते हैं अपितु उसके स्वामी भी होते हैं, क्योंकि सभी लाभों का उपयोग करते हैं। साझेदार संगठन की अपेक्षा अधिक हित होता है, परिणाम स्वरूप व्यवसाय का भविष्य भी उज्ज्वल लगता है। संबंध विच्छेद में सुविधा, किसी विपरीत अनुबंध के अभाव में साझेदारी में कोई भी साझेदार उचित सूचना देकर साझेदार अपना संबंध विच्छेद अलग हो सकता है। यह नहीं कि साझेदार को दोषी पाए जाने पर से सभी साझेदार सर्वसम्मति से उसे साझेदारी से निकाल देंगे। ऋण लेने में सुविधा की बात करें, इजी टू गेट लोन की बात करें कि असीमित दायित्व होने के कारण प्रत्येक जो साझेदार को साख बनी रहती है, ऋणदाता किसी भी साझेदार को निजी संपत्ति से धन वसूल कर सकता है। इसलिए असीमित दायित्व वाले जो साझेदारी, इसको किसी को भी ऋण में असुविधा नहीं होती। सामूहिक चातुर्य एवं संतुलित निर्णय, जो भी निर्णय लिया जाता है सामूहिक अपने विवेक और चातुर्य से लिए जाते हैं। गोपनीयता, साझेदारी में भेद गुप्त रहते हैं, क्योंकि वैधानिक रूप से साझेदारों को अपने खाते अनिवार्य रूप से प्रकाशित नहीं करने पड़ते, तो इसमें संचालन में गोपनीयता। लोचदार संगठन, इलास्टिक ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, इलास्टिक साझेदारी एक लोच संगठन है, क्योंकि उसमें उद्देश्य सदस्यों की जो पूंजी परिस्थितियों के अनुसार घटाई बढ़ाई जा सकती है। सहकारिता का बल, सब एक के लिए, एक सब के लिए कार्य करने के पर जोर देते हैं। पंजीयन कराना अनिवार्य नहीं, ये पहले भी देखा है कि साझेदारी को पंजीयन इसका करवाना ऐच्छिक है, चाहे तो करवा ले, नहीं तो न करवाए।
अगर करवाती है तो कई विवादों से बचा जा सकता है। विस्तृत वित्तीय स्रोत की बात करें, एकल स्वामित्व साझेदारी के वित्तीय स्रोत विस्तृत होते हैं, क्योंकि जब व्यक्ति आकार इसका बड़ा होता है तो निश्चित ही एक से भले दो व्यक्ति इसमें ज़्यादा कार्य करते हैं। सतर्कता अल्टरनेस की बात करें कि साझेदारी संगठन में साझेदारों को असीमित दायित्व होने के कारण अपने कार्यों में पग पग पर बड़ी सतर्कता बरतने। जब अगर कोई हानि या घाटा होता है तो अपने घर बार बेच के भी इनको अगर पेमेंट करना पड़ता है, इसलिए ये लोग बाग बड़ी सतर्कता से कार्य करते हैं। जहाँ अच्छाइयाँ है उसके साथ ही कुछ कमियाँ भी रहती है। तो हम देखते हैं इसकी जो हानियाँ हैं या डिसएडवांटेज हो पार्टनरशिप है। असीमित उत्तरदायित्व की बात करते हैं, साझेदारी संगठन में जो दायित्व है सीमित होता है। साझेदारों को हमेशा ये भय बना रहता है कि फर्म में अगर नुकसान हो गया तो उसकी जो निजी संपत्तियां हैं उनको बेचकर भी ऋणों का भुगतान करना पड़ सकता है या पड़ता है। सीमित साख लिमिटेड गुडविल की बात करें कि पूंजी के साथ साथ साझेदारी में साख सुविधाएं भी सम्मिलित होती है, सीमित होती है। संदेह को जन्म राइजिंग डाउट्स की बात करें कि सभी साझेदारी में सभी बातें गोपनीय रहती है। फर्म को कंपनी के समान अपने वार्षिक प्रतिवेदन, खाते आदि न तो प्रकाशित करने पड़ते और न ही खातों का अंकेक्षण कराया जाता है। तो इसमें बाह्य पक्षकारों को फर्म का आर्थिक स्थिति के बारे में पूर्ण जानकारी नहीं हो पाती और वे कभी कभी फर्म को संदेह की दृष्टि से भी देखते हैं। अस्थायी अस्तित्व की बात करें कि साझेदारी का अस्तित्व अनिश्चित होता है, क्योंकि इसमें किसी भी साझेदार की मृत्यु होने पर, दिवालिया होने पर या पागल होने पर साझेदारी अनिवार्य रूप से समाप्त हो जाती है। इस प्रकार साझेदारों को आपसी मतभेद अधिक हो जाने के कारण भी साझेदारी समाप्त होने का निर्णय लिया जा सकता है। इस प्रकार अनिश्चितता के कारण व्यवसाय के विकास पर प्रतिकूल प्रभाव भी पड़ता है। शीघ्र निर्णय का अभाव, जब एकल व्यापार में जो व्यक्ति स्वयं ही उसका संचालन, तो इसमें यहाँ 2 या 2 से अधिक और 10 या 20 की बात करते हैं तो उनमें निर्णय लेने में काफ़ी थोड़ा टाइम भी लग जाता है। अपव्यय की बात करें कि वेस्टेज की बात करें कि साझेदारी में तुलनात्मक रूप से साधनों का अपव्यय होता है, तभी साझेदार समझने लगते हैं कि यदि बचत में की जाए तो एक निश्चित अंश मिलेगा, दुरुपयोग होगा तो उसके अकेले को ही नुकसान नहीं भुगतना पड़ेगा। अतः फर्म का धन एवं साधनों के सदुपयोग के बारे में भी साझेदारी कोई परवाह नहीं करते। साझेदारी की समाप्ति के बाद भी दायित्व लाइबिलिटीज कंटिन्यूस इवन आफ्टर डिसोल्यूशन की बात करें, साझेदारी फर्म में रहते हुए किए गए जो कार्य प्रत्येक साझेदार का दायित्व है उसके फर्म छोड़ने के पश्चात भी बना रहता है। यदि कोई साझेदार फर्म छोड़ने के पश्चात जनसाधारण को सूचित नहीं करता तो उसका दायित्व ज्यों का त्यों बना रहता है। हित हस्तांतरण पर प्रतिबंध, साझेदारी संगठन में कोई भी साझेदार अपने अन्य साझेदारों की अनुमति के बिना अपने हित का स्थानांतरण नहीं कर सकता। अगर करता है तो उनको बताकर उनको ही करना पड़ेगा। गोपनीय भंग होने का भय, साझेदारों के में सदस्यों की संख्या अधिक होती है, साझेदारों का बाह्य लोगों के साथ संपर्क होना भी स्वाभाविक है। साझेदारी के सामने निर्णय लेने में कोई भी साझेदार व्यावसायिक रहस्यों की जानकारी बाह्य लोगों को दे सकता है। यह गोपनीय भंग करने वाला साझेदार का मालूम करना भी कठिन हो जाता है। आपसी जो संघर्ष और मतभेद का व्यय, जब घर में 2 बासन होते हैं यानी तो वो निश्चित बसते ही हैं, तो साझेदारी में कई साझेदार मिलकर एक साथ कार्य करते हैं। सभी साझेदारों का की जो बात करते हैं विचारधारा एवं कार्य करने का जो तरीका है एक समान ही हो, ये आवश्यक नहीं है। अनेक बार तो साझेदारों में छोटी छोटी बातों को लेकर भी विवाद उत्पन्न हो जाता है और धीरे धीरे उनके संघर्ष बढ़ जाते हैं। आपसी मतभेदों के अधिक बढ़ जाने पर साझेदारी समापन भी हो सकता है। साझेदारों में अपेक्षित गुणों का अभाव, साझेदारी संगठन का सफलतापूर्वक संचालन हेतु साझेदारों में व्यावसायिक योग्यता, ईमानदार सहयोग का भावना, आपसी विश्वास आदि गुण होने चाहिए, किंतु इन गुणों का पाया जाना कठिन है। साझेदारी व्यवसाय अधिक सफलता से संचालित नहीं हो पाती। व्यवसायिक संचालन में शिथिलता की बात करें, सिकनेस ऑफ बिजनेस ऑपरेशन की बात करें तो साझेदारी कारोबार में प्रबंध एवं संचालन में कई बार कुछ ही साझेदार भाग लेते हैं, अतः वे पूर्ण रुचि भी से कार्य नहीं करते, क्योंकि उनके द्वारा कमाए जाने वाले धन लाभ अन्य साझेदारों का हिस्सा होता है। इस प्रकार यदि सभी साझेदार संचालन कार्य में भाग लेते हैं तो भी
समान योग्यता से कार्य नहीं करते, अतः साझेदारी के कार्य शिथिलता अधिक पाई जाती है। यानी मैं कार्य करूँगा और प्रॉफिट दूसरों को होगा, अगर ऐसी बात मन में आ जाए तो लोग उसको उस कार्य को पूरे मन लगन से नहीं करते। ये साझेदारी की कुछ हानियाँ हमने देखी।